हाय बच्चों, मैं आज आप सभी को पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाऊंगी। और आज की कहानी का नाम है वृक्ष देवता। एक गांव में दो दोस्त राजू और रमन रहते थे। राजू बहुत ही ईमानदार, मेहनती और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। और इसके विपरीत रमन बहुत ही दुष्ट, क्रूर और धोखेबाज था। एक दिन रमन ने सोचा कि राजू बहुत ही मेहनती है और मेरा तरह तरह की योजनाओं को बनाने में कोई जवाब नहीं। अगर हम दोनों के गुण मिल जाएं, तो हम दोनों मिलकर कमाल कर देंगे। मैं उसे अपने साथ शहर ले जाऊंगा ताकि हम दोनों मिलकर खूब सारा धन कमा सकें और बाद में मैं अपनी चालाकी से उसका भी धन हड़प लूंगा। यह सोचकर रमन राजू के पास जाता है और बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिमाग में एक योजना आई है जिससे हम दोनों को फायदा होगा और हम दोनों ही भविष्य में सुखी जीवन जी सकेंगे। कौन सी बात मित्र, मुझे जल्दी बताओ। मैंने सोचा है कि क्यों ना शहर जाकर धन कमाया जाए। जी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं हमें कब और किस वक्त धन की आवश्यकता हो जाए और घर की जिम्मेदारियां भी आ जाएं। बात तो तुम सही कह रहे हो मित्र, बिना धन के तो कोई भी काम संभव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगले ही दिन दोनों मित्र शहर की ओर चल देते हैं। दोनों को ही शहर में एक सेठ के पास नौकरी मिल जाती है। काफी समय तक वह उसी सेठ के पास नौकरी करते हैं। एक दिन दोनों मित्र बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दोस्त, 1 साल हो गया है हमें इस शहर में रहकर धन कमाते हुए। हमने पैसा भी बहुत कमा लिया है। मेरा तो अब यह मानना है कि अब हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो मित्र। हम कल ही अपने गांव वापस चलते हैं। मुझे भी गांव की बहुत याद आ रही है। अगले दिन सुबह दोनों मित्र अपना अपना धन लेकर गांव की ओर चलने लगते हैं। उनके गांव की तरफ का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। अभी दोनों दोस्त आधे रास्ते तक ही पहुंचते हैं कि रमन राजू से कहता है, मित्र, मेरा ख्याल है कि हमें अभी सिर्फ अपने जरूरत के हिसाब से ही धन लेकर गांव जाना चाहिए और बाकी बचा धन हमें यहीं जंगल में गाड़ देना चाहिए। क्यों मित्र, क्या बात है? दोनों मित्र बरगद के पेड़ के नीचे बाकी बचे हुए धन को दबाकर गांव चले जाते हैं। रमन की नीयत तो पहले से ही राजू के धन पर थी। रमन उसी रात को जंगल में वापस आता है और अपना और राजू का धन निकालकर घर ले जाता है। कुछ दिनों के बाद रमन राजू के पास जाता है और बोलता है, राजू, मेरे मित्र, जरा तुम मेरे साथ जंगल चलो। मुझे थोड़े से धन की आवश्यकता है। क्या बात है मित्र, तुम्हें इतनी जल्दी धन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बस कोई जरूरी काम आ पड़ा है, तुम बस मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो। दोनों मित्र जंगल में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे खोदते हैं। पर जैसे ही रमन गड्ढा खोदता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। रमन आश्चर्य से उछल पड़ता है और चिल्लाता है, अरे, हमारा धन कहाँ चला गया? किसी ने पहले ही खोदकर हमारा धन निकाल लिया। राजू, तुम ही चोर हो। तुमने ही मेरी सारी मेहनत की कमाई हड़प ली है। इस जगह के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था। ये 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 तुम क्या बोल रहे हो मित्र? मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मेरा विश्वास करो। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने ही सारा धन निकाला है। मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं इस मामले को पंचायत तक लेकर जाऊंगा। राजू ने अपने आप को सही साबित करने की बहुत कोशिश की, पर रमन अपनी बात पर अड़ा रहा और इस मामले को गांव की पंचायत तक लेकर चला गया। गांव की पंचायत का दृश्य। मुखिया जी, राजू ने मेरे पैसे चुराए हैं और अब यह मुकर रहा है। अब आप ही न्याय करें। नहीं नहीं मुखिया जी, मेरा विश्वास करें, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम दोनों की बातें सुनकर तो इस मामले का फैसला करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों के पास ही अपनी बातें सही साबित करने का ना कोई गवाह है और ना कोई प्रमाण। नहीं नहीं मुखिया जी, मेरे पास राजू की चोरी का गवाह भी है। मैं यूं ही नहीं चिल्ला रहा हूँ। पंचायत के सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा कौन सा गवाह है तुम्हारे पास?
मुखिया जी, जिस बरगद के पेड़ के नीचे हम दोनों ने धन दबाया था, उस बरगद के पेड़ में सदियों से वृक्ष देवता रहते हैं। उन्होंने जरूर इसको चोरी करते हुए देखा होगा। मेरा पूरा विश्वास है उन पर। यदि उनसे चोरी के बारे में पूछा जाए तो वो जरूर बताएंगे। रमन की बात सुनकर मुखिया समझ जाते हैं कि यह कोई न कोई रमन की चाल है। वह सारे गांव के लोगों को लेकर उस जगह जाते हैं जहां पर रमन और राजू ने धन को गाड़ा था। वहां पर पहुंचकर मुखिया उस वृक्ष देवता से बोलते हैं। वृक्ष देवता जी, आप कृपा करके ये बताएं कि इन दोनों में से धन किसने चुराया है। अब सारा फैसला आपके ही हाथ में है। मुखिया के यह बोलते ही तुरंत ही पेड़ से आवाज आती है। यह सारी करतूत राजू की है, उसने ही धन चुराया है। पेड़ से आवाज सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वह सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी मुखिया राजू को कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए बोलता है और लकड़ियों को पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा करने के लिए कहता है और फिर राजू को बोलता है। राजू, तुम अब ऐसा करो कि इन लकड़ियों में आग लगा दो। यह सब नजारा रमन खड़े खड़े देख रहा था। जैसे ही आग जलने लगती है, गांव के सभी लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी खांसता हुआ पेड़ के खोखल से बाहर निकलकर भाग रहा है। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, रमन का पिता होता है, जिसे रमन ने पेड़ की छाल में छिपा दिया था। तभी मुखिया हंसते हुए रमन को बोलता है। मैं तो तुम्हारी चालाकी पहले ही समझ गया था। मैंने ये सब नाटक इसलिए किया ताकि गांव वालों को तुम्हारी असलियत पता चल सके। रमन शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मेरी राजू के धन पर खराब नीयत थी। मैंने उस पर गलत और झूठा इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दो। मैं राजू का बचा हुआ धन उसे वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। और रमन सारे गांव वालों से माफी मांगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।